बसंत का मौसम सबसे खुशनुमा मौसम में से एक होता है। बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत होती है, जिस दिन लोग पीले वस्त्र पहनकर सरस्वती की पूजा करते हैं, बुद्धि मांगते हैं। लेकिन आज हम ऐसे लोगों के खिलाफ दस्तक देने वाले हैं जो देवी के मंदिर तो जाते हैं लेकिन घर की देवियों का अपमान करते हैं। यह हिला देने वाली खबर मध्य प्रदेश से आई है, जहां एक गर्भवती महिला को उसके कंधे पर बच्चे को बैठाकर जुलूस निकाला गया। आज पहली दस्तक सरकार और सिस्टम को इसके खिलाफ जगाने के लिए हम देंगे। इसके बाद बंगाल के चुनाव की बात करेंगे, जहां जनता के मुद्दों पर भक्ति की शक्ति हावी है। आज की तीसरी दस्तक वैक्सीन पर सस्ती राजनीति के खिलाफ है, जो देश की वैक्सीन डिप्लोमेसी को मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के गुना की, जहां एक गर्भवती महिला के साथ बड़ा गुनाह हुआ। ये तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं है। ये तस्वीर तालिबान के कब्जे वाले इलाके की भी नहीं है। ये तस्वीर भारत की है, जहां पर एक महिला से ऐसा सलूक किया गया कि तालिबान भी शर्मा जाए। तालिबान महिलाओं पर अत्याचार के लिए कुख्यात है, लेकिन भारत में भी कई इलाके ऐसे हैं जो तालिबानी राज को टक्कर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश का गुना, जहां एक महिला के कंधों पर एक बच्चे को बिठाकर उसका जुलूस निकाला गया। ये महिला सुबकती रही, लेकिन इसकी लाचारी पर किसी को भी रहम नहीं आया, बल्कि बदले में इसके साथ मारपीट की गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों एक महिला के साथ ऐसा किया गया? इस महिला का जुर्म क्या है? क्यों किसी ने इसे बचाने की कोशिश नहीं की? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले देश का सिर शर्म से झुका देने वाली बर्बरता देखिए। वीडियो की शुरुआत में एक महिला कंधे पर एक बच्चे को बैठाए चल रही है। उसके पीछे लोग हैं जो हंस रहे हैं। 12 सेकंड बाद कैमरा इस महिला के सामने पहुंचता है और इसके आसपास चल रहे नौजवान दिखते हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं। अपने साथ हो रहे इस बर्ताव से महिला सुबक रही है, लेकिन बाकी लोग इस पर हंस रहे हैं। ऐसा करने वालों नौजवान, छोटे बच्चे जो हुड़दंग मचा रहे। आमतौर पर ऐसा हुड़दंग किसी जंगली जानवर को मारते वक्त या फिर उसके शिकार के बाद होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना इन लोगों ने मानव महिला सशक्तिकरण के दावों का ही शिकार कर लिया। अब तक ये महिला वीडियो में 1.5 मिनट तक चल चुकी है। कंधे पर बच्चे का वजन इससे सहा नहीं जा रहा, इसीलिए इसके कदम थोड़े धीमे हो जाते हैं। लेकिन तभी इसके आसपास चल रहे लोग चिल्लाने लगते हैं, डंडे से मारते हैं। आपकी हैरानी और गुस्सा तब और बढ़ जाएगा जब आप इस महिला का एक और सच जानेंगे। एक बच्चे को कंधे पर बिठाकर जिस महिला को दौड़ाया जा रहा है, पीठ पर मारा जा रहा है, वो 5 महीने की गर्भवती है। फिर भी चारों तरफ इकट्ठा लोग संवेदनहीन बने हुए हैं, एक दूसरे को मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये गुनाह मध्य प्रदेश के गुना जिले के अंतर्गत आने वाले सिरसी थाना क्षेत्र का है, जिसका वीडियो सोमवार से वायरल है। हालांकि ये घटना 9 फरवरी की बताई जा रही है, जिसमें इस गर्भवती महिला को पूरे 3 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ रास्ते पर इसी तरह नंगे पैर चलाया गया और लाठी, डंडे, पत्थरों से मारा भी गया। ये पीड़ित महिला आदिवासी है और भील समुदाय से आती है। आरोप है कि पीड़ित महिला अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगी। इसी बात से नाराज होकर महिला के ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पति के भाई के बेटे को कंधे पर बिठाकर उसका जुलूस निकाला। इस महिला से बदसलूकी के एक और वायरल वीडियो में आरोपी बैट लेकर चलते हुए देखे जा सकते हैं, जो बाद में इसी महिला को इससे पीटते देखे गए। इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कोई भी इस जुल्म को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लोग इसका वीडियो बनाते रहते हैं।
आखिर एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा क्यों हुआ, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये जानने के लिए जब गुना के एसपी राजीव मिश्रा से पूछा गया तो हाथ बांधते हुए वो ये कहकर पल्ला झाड़ते दिखे कि वो इलाके में नए हैं और ये घटना उनकी पोस्टिंग से एक दिन पहले हुई है। 9 तारीख का, शायद 9 तारीख के आसपास का घटनाक्रम है। आज से करीब 4-5 दिन पहले का। मैं 10 तारीख को आया हूँ, ज्वाइन किया हूँ। उसके बाद ये अभी चूँकि वायरल हुआ तो मेरे संज्ञान में आया। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध है और 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल 4 थे, एक आरोपी बाकी है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार हम करवा देंगे। आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस भले ही अपना काम पूरा समझ ले, लेकिन एक महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी हमारे समाज और प्रशासन दोनों की पोल खोलती है। हमें ये बताती है कि भारत में भी महिलाओं को लेकर तालिबानी सोच बसती है, जिसके खिलाफ दस्तक देने का वक्त आ गया है। कैमरामैन इरशाद खान और गुना से विकास दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। गुना के इस मामले में पुलिस का रवैया सवालों में है, क्योंकि 9 फरवरी को जब महिला के साथ ये बदसलूकी हुई तो पुलिस ने मारपीट की सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी ससुराल वालों को जमानत दे दी। लेकिन जब मामला सोशल मीडिया से होता हुआ चौतरफा चर्चा का विषय बन गया, तब पुलिस ने बारीकी से इस मामले की दोबारा जांच शुरू की और अब कठोर कार्रवाई का दावा है। 9 तारीख को जब ये घटना घटित हुई थी तो वहाँ अपराध पंजीबद्ध हो चुका था। 294, 323, 506 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। एक आरोपी उस समय फरार था। अभी उसको पूरा दिखवा के हमने उसमें बाकी जितने आरोपी उसमें शरीक थे, शामिल थे, उनकी गिरफ्तारियां करवाई हैं। वो गिरफ्तार करके हम उनको थाने में अभी हमारे पास हिरासत में और अपने न्यायालय उनको भिजवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उसमें कुछ तथ्य ऐसे सामने आए जिसमें कि कुछ और धाराओं का इजाफा होना है। वो परीक्षण करके अभी धाराएं बढ़वाई जा रही हैं और जितने भी इसमें आरोपी शामिल थे उनके विरुद्ध पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर आरोपी भी बढ़ाए जा रहे हैं कुछ आरोपी जिनका रोल उसमें है, चूंकि विवेचना में धीरे धीरे वो सामने आता है, तो जिनका उसमें भूमिका रही है उसको इस तरह का कृत्य उसके साथ करने में, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं से अपराध की एक बड़ी वजह पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है, जिस कारण इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों में कानून का खौफ नहीं है। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मध्य प्रदेश में महिलाओं पर पति और ससुराल पक्ष के अत्याचार के 5486 मामले दर्ज किए गए। इसी साल एमपी में महिलाओं से बदसलूकी के 174 केस सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले कानून प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक ऑफेंसेस एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 248 मामले दर्ज किए गए। अब सवाल यह उठता है कि जिस मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए एक से बढ़कर एक योजना चलती है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडो अभियान हो या फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सरकार की इतनी कोशिश के बावजूद कभी झाबुआ तो कभी गुना में महिलाओं के साथ ऐसे अपराध के खिलाफ हमें दस्तक क्यों देनी पड़ती है? इसका जवाब भी हमने जानने की कोशिश की। सचमुच में जिस समाज में माँ, बहन और बेटी प्रसन्न नहीं रहेंगी, वो समाज सुखी नहीं रह सकता। जिस राज्य का मुख्यमंत्री कन्याओं को पूछता, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता, उस मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों होती है? जिनने मुझे कहा कि मामा शादी तो कर दी लेकिन पैसा नहीं दिए, हमें 51,000 रुपए खाते में डलने थे। आप बताइए उसकी क्या स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद को राज्य की बेटियों का मामा कहता, उन्हें पढ़ाने लिखाने और शादी तक में मदद का हिसाब अफसरों से जनता के सामने पूछता, उसके राज्य में आदिवासी महिलाएं बार बार बेइज्जत क्यों होती हैं? ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। एक पिछले साल जुलाई की है, जब झाबुआ में एक महिला को अपने पति को कंधे पर ले जाने की सजा दी गई। इस बार ऐसा ही सलूक गुना में हुआ। फर्क बस इतना है कि आरोपियों ने महिला के गर्भवती होने का ख्याल भी नहीं रखा। सवाल यह है कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी की तस्वीरें क्यों आती हैं? इस सवाल का जवाब गुना की इन तस्वीरों में, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार के बीच बचपन में ही डलने के साफ साफ संकेत मिलते हैं। इन बच्चों को ये सब खेल सरीखा लग रहा होगा, लेकिन वो हल्ला करते हुए इस महिला को चारों तरफ से घेर कर चलते हैं। महिला के कंधे पर बैठे इस बच्चे के बारे में सोचिए, जिसकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि इसने महिलाओं को लेकर एक गलत सोच अपने मन में बसा ली है। जब बच्चों की परवरिश इस माहौल में होगी, तो फिर बड़े होकर महिलाओं का सम्मान वो आखिर कैसे करेंगे? हो सकता है कि आरोपियों को सजा मिले, वो जेल भी चले जाएं,
लेकिन इन बच्चों के मन में चट्टान की तरह जम चुकी इन यादों का क्या होगा, जो शायद उन्हें बड़े होकर ऐसा गलत काम करने की प्रेरणा देंगे। देखिए, जो बच्चों की लर्निंग है वो ज़्यादातर सामाजिक, जिसे हमारी भाषा में सोशल लर्निंग कहते हैं। जो बड़े होकर के वहाँ पर पत्थर मार रहे हैं, बड़ों ने जो सजाएं दी है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है, ऐसा एक स्वीकार्यता सी आती जाती है और महिलाओं के प्रति सम्मान कम होता है और उन्हें हम अत्याचार का शिकार बना सकते हैं, उनको मार सकते हैं, पीड़ित कर सकते हैं, उनको प्रताड़ना दे सकते हैं। इसकी स्वीकार्यता उनके मन में आती रहती है। और आप देखिए, जो बच्चों के साथ उस वीडियो में बड़े हैं, इसका मतलब उन्होंने भी वही स्वीकार्यता देखी है। तो आपका प्रश्न बेहद वाजिब है। निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों से या जो समाज हम बना रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति सम्मान कम रहेगा और हिंसा की घटनाओं के लिए स्वीकार्यता मन में आती जाती है। प्रॉब्लम इज समाज में लोगों की मानसिकता अभी भी वही रह गई है। जितना भी हम सोचते हैं कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है और काफी हद तक हम लोगों को मतलब महिलाओं को बहुत अच्छा दर्जा मिला, पर नहीं है। मानसिकता बदलने में बहुत समय लग रहा है। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, इसीलिए इस देश में महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध तब रुकेंगे जब बच्चे अपने बड़ों को घर की महिलाओं के साथ सम्मान और बराबरी का व्यवहार करते हुए देखेंगे। वरना कभी झाबुआ तो कभी गुनाह को देखकर देश ऐसे ही अपना सिर शर्म से झुकाता रहेगा। गुना से विकास दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आखिर देश में बार बार महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं क्यों होती हैं? क्या जनता इसे रोक सकती है? जवाब है हाँ। अगर जनता सिर्फ मुद्दों पर वोट दे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन होता क्या है जो बंगाल में इस वक्त हो रहा? जनता के असली मुद्दे गायब हैं और सब कुछ भगवान भरोसे है। रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार या फिर स्वास्थ्य सेवाएं, किसी भी राज्य में जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई अब धर्म युद्ध में तब्दील होती दिख रही है। बीजेपी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस, दोनों के बीच आज सरस्वती पूजा को लेकर होड़ देखने को मिली। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो सरस्वती। ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी से लेकर दिलीप घोष तक बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने सरस्वती पूजा का आयोजन किया और तृणमूल की पूजा को तुष्टीकरण के दाग धोने की कोशिश करार दिया। उलबेड़ियाয় सरस्वती पूजा করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ করতে হয়। মুর্শিদাবাদের তো এমন এমন বিদ্যালয়ের নাম আমি বলে দিতে পারি যেখানে মাননীয়ার আমলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়েছে। ममता बनर्जी को लगता है कि राज्य के अल्पसंख्यक वोट उन्हें ही मिलेंगे, लेकिन हिंदू वोट बैंक खिसक सकता है। इसीलिए ममता ने पहले जय श्री राम के मुकाबले जय सिया राम का नारा खड़ा करने की कोशिश की, फिर राम के मुकाबले दुर्गा को खड़ा किया और अब उन्होंने पूरे राज्य में जगह जगह सरस्वती पूजा का आयोजन किया है। इसी कड़ी में ममता की पार्टी ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के दुर्गा पर विवादित बयान को तूल दिया, जिसे ममता के भतीजे ने महिलाओं का अपमान करार दिया। लज्जा है ना যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে दिल्ली পাঠাতে হবে। सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित कराएं। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है इसलिए दुर्गा दुर्गा कर रहे हैं। माँ दुर्गा इनको वरदान नहीं करेगी। सरस्वती का बंगाल में सैकड़ों साल से पूजा होता है, घर घर में होता है, मंदिर में होता है, क्लब में होता है, हर स्कूल में होता है। कई स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद हो गया है इनके चलते। बंगाल में अभी तक अल्पसंख्यक वोटों के लिए पार्टियों के बीच होड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों का बखान करने के बजाय भक्ति में जुटा है। वहीं पश्चिम बंगाल में पहली सरकार का सपना देख रही बीजेपी तृणमूल की नाकामियों से ज्यादा धार्मिक मुद्दों पर ध्यान दे रही है। मतलब इस बार भगवान भरोसे है बंगाल। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के किसान नेताओं के साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की कई घंटों तक चली बैठक खत्म हो गई है। नड्डा ने बीजेपी के सभी किसान नेताओं से कहा कि वो जनता के बीच जाकर कृषि कानूनों पर जो भ्रम की स्थिति बनी है उसको दूर करने की कोशिश करें। इस बैठक में आपको बता दें कि जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और कई सांसद भी मौजूद थे। अशोक सिंघल हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त और जानकारी लेकर। अशोक, क्या सरकार को यह महसूस हो रहा है कि सरकार
लोगों के बीच कृषि कानूनों पर जानकारी पहुंचाने में असफल रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल खुद प्रधानमंत्री कई बार कृषि कानूनों को लेकर अलग अलग मंचों से बोलते रहे हैं, पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे अमित शाह हो या कृषि मंत्री रहे हो। और कृषि मंत्री का जो राज्यसभा में भाषण हुआ था उसको नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से ये कहा था कि ये सुनना चाहिए आपको कृषि बिलों को लेकर के जो बोला गया था। लेकिन आज किसान नेताओं की, खासतौर से मैं आपको रोहित बता दूं कि वो यूपी के हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, तो यहाँ के किसान नेताओं को, जो पार्टी के किसान नेता हैं, उनको बुलाया गया, जिसमें 10 MP थे, 26 के करीब विधायक थे और XMP और MLAs भी थे, पूर्व जो MLA थे, उन तमाम पार्टी के नेताओं को बुला करके करीब 2.5 घंटे तक उनसे बातचीत की गई। हालांकि सबको ये बोला गया था कि आप बाहर जाके मीडिया से बात नहीं करेंगे, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी खबरें जो आई है कि पार्टी नेताओं को कहा गया कि जनता के बीच जाएं और उनको बताएं कि कृषि बिलों के क्या फायदे हैं, जो कृषि कानून लेके आए, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बार बार ये कहा जाता रहा है पार्टी की तरफ से। धन्यवाद, धन्यवाद अशोक सिंघल जानकारी देने के